हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं आपके सामने। तो आपको इनसे क्या संकेत मिलता है, आपको वो बताना है। जैसे कि पहला चिन्ह है स्टॉप, यानी कि आपको रुकना है इस निशान को देख करके। दूसरा, आपको चल के जाना है। लास्ट वाला है कि नो टर्न। तो इस तरह से आपको संकेतों को देख करके उनके बारे में लिखना है कि इन संकेतों से क्या पता चलता है। तो बच्चों, भाषा जो होता है वो एक संस्कृत का शब्द है भाष, उस धातु से बना है जिसका मतलब होता है बोलना। तो बोलने की जो प्रक्रिया है वो जब से मनुष्य का अस्तित्व आया उसी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो आदिकाल में क्या था, मनुष्य अलग अलग तरह के संकेत दे करके या जो अस्पष्ट रूप से बोल करके अपनी बातें बताते थे। आज भी हम बहुत सारे हिंट से, संकेतों से अपनी बात कहने और समझाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को पूरी तरह से स्पष्ट तरह से नहीं समझा जा सकता। इसलिए मनुष्य को एक ऐसे साधन की जरूरत पड़ी जिससे वो अपने विचारों को आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सके, यानी क्लियरली कर सके। तो इसके लिए उसने ध्वनि संकेतों का सहारा लेना शुरू किया और ये ध्वनि संकेत आगे चलकर एक अरेंजमेंट में बंद कर भाषा का रूप इन्होंने ले लिया। तो भाषा का जो उद्देश्य है वो मन की बातों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसे हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आपकी क्लास में टीचर बोलते हैं, छात्र सुनते हैं। इसी तरह जो लेखक होते हैं वो किताबों में लिखते हैं और छात्र जो पढ़ते हैं उसको वो पढ़कर, और यातायात नियंत्रण में यानी ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है कि मूक बांदरो यानी चुप रह करके संकेतों के माध्यम से मन की बात को बताया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिस साधन से हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बातों को या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और उन्हें सुन करके समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन पर हम, एक जना बोलता है, दूसरा मनुष्य सुनकर समझता है। इसी तरह दूरदर्शन में, भाषण में, रेडियो में। दूसरा लिखित भाषा होती है, जब हम अपने मन की बातों को लिख करके प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप से ही के ज्ञान को ही सिर्फ हम संचित कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से जो ज्ञान है वो एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। जैसे कि पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र और कहानी। अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। तो बच्चों, बच्चा जिस समाज में पलता बढ़ता है वो वहीं की भाषा बोलने लगता है। उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जाता है। जैसे किसी हिंदी भाषी, अगर कोई हिंदी बोलने वाला परिवार है तो उसमें जो बच्चा जन्म लेगा वो शुरू से ही हिंदी बोलना सीखेगा। तो यही उसकी मातृभाषा हुई। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी देश के ज्यादातर लोग जो भाषा यूज करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है भारत में। तो इसी तरह से सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी। तो लगभग भारत में 75% भारतीय लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए भारत की राजभाषा हिंदी है। बोली, तो बच्चों किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाले लोगों की सामान्य भाषा जो होती है उसे बोली कहते हैं, और अपने उसके लोकल एरिया से बाहर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। बोली में अक्सर साहित्य की रचना भी नहीं की जाती है और ना ही पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता। लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि वो भाषा का रूप ले लेती है। तो खड़ी बोली इसका एक उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो बच्चों, हर एक भाषा के लिखने की व्यवस्था या जो लिपि होती है वो अलग अलग होती है। लिखित भाषा के हर एक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निशान होता है। किसी भाषा के मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में दिखाने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, मैथिली भाषा की लिपि है देवनागरी, हिंदी संस्कृत की भी देवनागरी है, जर्मन और फ्रांसीसी की रोमन है और मराठी की भी देवनागरी है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में।
तो बच्चों, किसी भी भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम व्याकरण करता है। तो भाषा का सही तरीके का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण के अध्ययन करना पड़ता है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग कर पाना असंभव है, और व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता और मानकता आती है। तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। तो बच्चों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। थैंक यू।